morning everyone. Let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram channel. There I will send you the vocabulary and the article that we are doing today. So the first word is turmoil. पहला शब्द क्या है हमारा? टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब क्या हो गया? खलबली. जैसे चीज़ें उथल पुथल हो रखी हैं, क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है. चीज़ें कैसी हैं? अनसर्टेन हो रही हैं, डिसऑर्डर है वहाँ पे, चीज़ें क्या हैं? डिस्टर्ब्ड हैं. तो टर्मोइल का मतलब सिनोनिम्स में डिस्टर्बेंस. चीज़ें कैसी हैं? अस्त व्यस्त हैं. क्योस है. क्योस का मतलब भी हमने पढ़ा था कई बार. कमोशन की स्पेलिंग में डबल एम आता है. पेंडेमोनियम है, चारों तरफ में अफरा तफरी मची हुई है. सो टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, खलबली. कैसी स्थिति है? कंफ्यूजन की, अनसर्टेनिटी की, डिसऑर्डर की. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन. तो हम इसके सिनोनिम्स कैसे लिखेंगे? नाउन के फॉर्म में. तो नाउन में डिस्टर्बेंस, केओस, कोमोशन एंड पेंडेमोनियम. जैसे हमारा दिमाग भी तो खलबली मच सकती है ना. हमें तो अब वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं. दिखाओ मैम कैसे दिमाग में खलबली मची है, लेकिन हमारे दिमाग में भी तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है. हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, एकदम डिसऑर्डर होता है हमारा ब्रेन. तो हम कह सकते हैं जैसे मेरे दिमाग में ना बहुत उथल पुथल हो रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने क्या बोल दिया? माई माइंड वॉज इन अ टर्मोइल. तो मेरा दिमाग कैसा था? उस समय बहुत परेशानी में था, कन्फ्यूजन में था. उसमें बहुत चीज़ें आगे पीछे चल रही थी. जैसे जब हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे होते या कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो सबसे ज़्यादा उथल पुथल हमारे ब्रेन में ही चल रही होती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैरिफ. मैंने भी कई आर्टिकल पढ़ाए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर. टैरिफ शब्द हमने यूज़ किया है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आया कि हो सकता है हमको टैरिफ का मीनिंग नहीं सही से पता हो या हम याद ना हो रहा हो, तो एक बार इसको लिख लेते हैं. तो टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटी यानी टैक्स. ठीक है, तो इसको हम ड्यूटी भी कह देते हैं. जो टैक्स होता है, जो आप चार्ज लगा रहे हो, ठीक है, टैक्स हो गया. तो टैरिफ मतलब अ टैक्स दैट हैज़ टू बी पेड ऑन गुड्स. गुड्स देखो, ऑन ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आया है, ये नाउन है. ये गुड्स का मतलब होता है सामान, और जो ये गुड होता है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अच्छा. अ टैक्स दैट हैज़ टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग ऑन टू अ कंट्री, जिसको हिंदी में आयात शुल्क लगाना बोलते हैं. तो टैरिफ क्या होता है? जो टैक्स हम लगा रहे हैं, किसके ऊपर में? वो सामान के ऊपर में जो उस देश में आ रहे हैं. तो एक कंट्री ए है, कंट्री बी है. तो कंट्री बी के जो सामान जो ए इंपोर्ट कर रही है, तो बी के ऊपर में इन्होंने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया. तो जनरली ऐसा इसीलिए करते थे ताकि जो कंट्री ए है, जो इसकी आपकी होम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अगर मान लो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करें. अगर मान लो इंडिया बाहर से ही ज़्यादा सामान मंगाती रहे, तो जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी होम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब वो वाला सामान महंगा हो गया, तो अब जो इंडिया की जो वो हैं आपकी इंडस्ट्रीज़, उसको रिवाइव मिलेगा, वो ग्रोथ मिलेगा. तो जनरली टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है होम इंडस्ट्रीज़ के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसको बरकरार किया जाए. तो जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस में क्या लिखा है? डज टैरिफ रियली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. कि अगर हम टैरिफ लगा दें, अगर हम टैक्स लगा दें, अगर हम ड्यूटी लगा दें, चार्ज लगा दें, तो क्या ये सच में कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी पे को प्रभावित करता है? नेक्स्ट है हमारा ईडियम, पुट और सेट द कैट अमंग द पिजन्स. ये एक ईडियम हो गया हमारा. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुट द कैट अमंग द पिजन्स. मतलब यहाँ पे मान लो ये सब कुछ सेम है. मान लो सारे पिजन का ग्रुप है, ठीक है, ये आराम से रेस्ट कर रहे हैं. अब तुमने यहाँ पे एक बिल्ली ला के रख दी, तो अब इस बिल्ली ने इन सारे जो ये सारे के सारे एक जैसे हैं, पिजन्स हैं,
इनके बीच में क्या कर देगा, डिस्टरबेंस कर देगा, ठीक है, क्योंकि बिल्ली उनको क्या करना चाह रही है, उनको खाना चाह रही है, उनको परेशान करना चाह रही है। तो अगर हम कैट को पिजन्स के बीच में रख देंगे तो वो अब जो कबूतर हैं उनके बीच में क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब होता है ऐसा कुछ कहना या ऐसा कुछ करना जिससे लोगों के बीच में क्या हो जाए, परेशानी हो जाए या कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद खड़ा हो जाए। सो टू से और डू समथिंग दैट इज लाइकली, लाइकली मीन्स संभावित, पॉसिबली, टू कॉज मीन्स टू क्रिएट ट्रबल और कंट्रोवर्सी। जैसे आपने देखा होगा जो आपके LNT के जो आपके चेयरमैन हैं उन्होंने ये बोला था कि आपको 90 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि आप कितनी देर अपनी वाइफ को स्टेयर कर सकते हैं। और इस रिमार्क ने जो पूरी इंटरनेट है उस पर क्या कर दिया था, एक पूरी, इससे पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, लोग इसके ऊपर में बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे थे, है ना। सो जो रिमार्क था, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, पुट द कैट अमंग द पिजन, मतलब इस रिमार्क ने क्या कर दिया, लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, लोगों को अपसेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईडियम का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ल्यू, SLEW। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में हो या ज़्यादा नंबर में हो। सो लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ। अ स्ल्यू ऑफ अदर डाटा मीन्स जो बहुत सारा बाकी जो डाटा है वो ये सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर रही है, इकोनॉमी दोबारा से बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है रोइल, ROIL। इसका मतलब हो जाता है किसी को परेशान करना, उसको डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो टू अपसेट और टू डिस्टर्ब समवन और समथिंग। रोइल करना मीन्स टू किसी को परेशान करना या उसको डिस्टर्ब करना। इन्फ्यूरिएट मीन्स उसको गुस्सा दिलाना। एंगर वर्ब है तो हमने इसका पार्ट, अच्छा आपको जानते हैं एंगर जो है ये आपका वर्ब और नाउन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एंग्री जो है वो एडजेक्टिव होता है। एनोय मीन्स परेशान करना, ऑफेंड करना, उसको स्टिर अप करना मीन्स चीज़ों को बढ़ा देना, है ना, उसको डिस्प्लीज करना। जैसे इमिग्रेशन डिबेट हैज़ रॉइल्ड द कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर। सो जो इमिग्रेशन के ऊपर में जो डिबेट है उसने कंट्री को कई सालों के लिए क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, डिस्प्लीज कर दिया। नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है किसी भी एक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट। सो फॉल आउट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, द अनप्लीजेंट रिजल्ट्स और इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब भी रिजल्ट्स होता है ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट। सिनोनिम कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, इफेक्ट हो गए, आउटकम, एंड रिजल्ट या बाय प्रोडक्ट। जैसे द फॉल आउट फ्रॉम द बैंकिंग क्राइसिस हैज़ बीन ग्लोबल। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जो नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं बैंकिंग क्राइसिस के, वो ऑल ओवर वर्ल्ड हुए हैं। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव हो गया। रिटेलिएशन होता RETALIATION, ये नाउन हो जाता। तो रिटेलिएटरी और रिटेलिएट ये आपका वर्ब हो जाता, ठीक है। तो रिटेलिएटरी का मतलब क्या हो गया, रिटेलिएटरी एक्शंस हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं। तो रिटेलिएटरी का मतलब वो हुआ कि आप वो जो काम कर रहे हैं ना वो प्रतिशोध में कर रहे हैं, यानी गुस्से में कर रहे हैं, बदला लेने की भावना से आप वो काम कर रहे हैं। रिटेलिएट करने का मतलब ये होता है आप उससे बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो रिटेलिएटरी प्रतिशोध की भावना से, ठीक है। सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, हम उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक्शन जिसका मकसद क्या होता है। इंटेंडेड मीन्स हमारा मकसद होता है किसी को हार्म करना। किसको हार्म करना, समवन हु हैज़ डन समथिंग टू हार्म यू। तो रिटेलिएटरी का मतलब क्या हुआ, इसको हम तब यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जिन एक्शंस का मकसद होता है किसी इंसान को हार्म करना। वो इंसान जिसने हमें ऐसा कुछ किया है जिससे हमको चोट पहुंची है।
तो रिटेलिएटरी का मतलब क्या हो गया, रिवेंजफुल हो गया, बदले से भरा हुआ है, रिवेंजफुल, वेंजफुल, अवेंजिंग या रिटेलिएटिव। ही अर्ज्ड मीन्स रिक्वेस्टेड पीपल नॉट टू रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब क्या था, टू टेक हेल्प ऑफ समथिंग, टू टेक हेल्प ऑफ समथिंग। तो ही अर्ज्ड पीपल, उसने लोगों से रिक्वेस्ट की, नॉट टू रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी वायलेंस, उसने लोगों से क्या रिक्वेस्ट की कि मान लो उनके ऊपर में जो अहिंसा हुई है, हिंसा हुई है, उनके ऊपर जो हिंसा हुई है, उनके ऊपर में जो अत्याचार हुआ है, उसकी बदले की भावना से वो लोग एक्शंस ना लें, ठीक है। सो ही अर्ज्ड पीपल नॉट टू रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी वायलेंस। डन। नेक्स्ट हो गया, इसी का ऑपोजिट हो गया कॉन्सिलिएटरी। रिटेलिएटरी का मतलब हो गया प्रतिशोध की भावना से, और कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो दो चीज़ों के बीच में नेगोशिएशन करवाना चाहते हैं, अग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, यानी समझौताकारी, ठीक है, समझौता करवाने वाले, मेल मिलाप करवाने वाले। तो कॉन्सिलिएटरी मतलब that tries to end an argument or a disagreement। तो वो अगर हम कॉन्सिलिएटरी अप्रोच कहेंगे तो वो अप्रोच कैसी है, वो अप्रोच है जो दो लोगों के बीच में शांति पैदा करवाए, नेगोशिएशन करवाने वाली। और रिटेलिएटरी अप्रोच कैसी है, बदला लेने वाली। सो कॉन्सिलिएटरी और रिटेलिएटरी आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। So that tries to end an argument or a disagreement। Synonym placatory, appeasing, शांत करवाने वाली, pacifying, mollifying और placative। जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ कॉन्सिलिएटरी मूड। तो गवर्नमेंट अभी कॉन्सिलिएटरी मूड में नहीं है, यानी गवर्नमेंट का अभी कोई भी समझौता करने का मूड नहीं है। डन। नेक्स्ट है हमारा मोडिकम। मोडिकम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है कम अमाउंट में, ठीक है। इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग गुड सच एज ट्रूथ और ऑनेस्टी। आप बस इतना सा याद रख लेंगे, स्मॉल अमाउंट। मोडिकम का मतलब क्या हो गया, कम मात्रा में या कम नंबर में। लिटिल बिट है, माइट का मतलब भी स्मॉल अमाउंट होता है। पार्टिकल है, मैटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है पार्टिकल। स्पैक है ना, हम कहते हैं स्पैक ऑफ डस्ट, मतलब डस्ट का एक स्पॉट है। पिंच है, एक चुटकी भर है। आउंस है, मतलब बहुत कम है। सो मोडिकम का मतलब बहुत कम, कम 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 कम, कम से ही याद रखेंगे, कम। मोडिकम कम, कम मतलब कम है वो चीज़। लिटिल बिट है, माइट है, पार्टिकल, स्पैक, पिंच और आउंस। देर इज नॉट इवन अ मोडिकम ऑफ ट्रूथ इन हर स्टेटमेंट, मतलब थोड़ा बहुत भी सच्चाई नहीं थी जो उसने बात बोली थी, तो उसके स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत भी सच्चाई नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव को आप वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो रिप्राइव का मतलब हो जाता है राहत देना, है ना, राहत देना या राहत मीन्स किसी को कुछ देर के लिए रेस्ट करवा दिया, उसको रेस्पाइट हो गया, थोड़ी देर के लिए राहत, है ना। तो जैसे अब हम इसको रिप्राइव को पनिशमेंट के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे किसी को ना डेथ सेंटेंस दी गई है, उसको फांसी की सज़ा दी है, बट उसकी फांसी की सज़ा को या तो डीले कर दिया कि अभी नहीं होगी, बाद में होगी, या उसको कैंसिल ही कर दिया। सो डीले और कैंसिल द पनिशमेंट ऑफ समवन हु हैज़ गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ। तो अगर मान लो उसको डेथ पनिशमेंट मिली है लेकिन उसकी डेथ पनिशमेंट को डीले या कैंसिल कर दिया। ये रिप्राइव दिया गया था, आपके जो निर्भया कांड हुआ था उसमें आई थिंक 2 बार उनको रिप्राइव दिया गया था। या फिर राहत हो गया, तो एक बुरी सिचुएशन है, कोई बुरा एक्सपीरियंस है, उससे एस्केप, है ना, उससे बाहर निकल जाना, ठीक है। सो अब देखो हमने इसको वर्ब और नाउन की तरह यूज़ किया है। जो इंजेक्शन है उसने क्या प्रोवाइड किया, एक टेम्पररी रिप्राइव। आर्टिकल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल के बाद में हम बोलते हैं नाउन आता है, तो ये हो गया हमारा नाउन, और ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव।
सो टेम्पररी क्या है, एडजेक्टिव, फ्रॉम द पेन। तो इंजेक्शन ने क्या प्रोवाइड किया, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टेंस हमारा आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो इंजेक्शन ने क्या प्रोवाइड किया, टेम्पररी रिप्राइव, टेम्पररी रिलैक्सेशन फ्रॉम द पेन। द गवर्नमेंट हैज़ रिप्राइव्ड, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिप्राइव्ड यहाँ पे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने रिप्राइव द कंपनी विद अ ह्यूज लोन। तो गवर्नमेंट ने जो कंपनी है उसके बहुत बड़े लोन से उसको राहत दी। डन है। रिप्राइव को आप वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। रिप्राइव का मतलब राहत हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, या फिर कैंसिलेशन हो गया ऑफ द डेथ पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्पेयरिंगली। स्पेयरिंगली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप बहुत किफ़ायती तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत कम मात्रा में या फिर उस चीज़ को बिना वेस्ट किए, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सोच समझकर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, हम बहुत वेस्ट नहीं कर रहे। एक्स्ट्रावेगेंट का ये ओपोजिट है। फ्रूगली बहुत सोच समझ के, थ्रिफ्टली इसका मतलब भी बहुत सोच समझ के, और सेंसिबली। देयर वॉजंट इनफ मनी, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए सो वी हैड टू यूज़ इट स्पेयरिंगली। तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए हमने उसे कैसे यूज़ करना हुआ, बहुत किफ़ायती तरीके से, बहुत सोच समझ कर। नेक्स्ट है टू ओपन द फ्लड गेट्स, टू या फॉर समथिंग। टू ओपन द फ्लड गेट्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी नए ऑप्शंस ओपन कर देना। टू अलाउ अ न्यू सिचुएशन और एक्टिविटी टू डेवलप एंड बिकम वेरी कॉमन। तो टू अलाउ अ न्यू सिचुएशन और एक्टिविटी टू डेवलप एंड बिकम वेरी कॉमन। तो किसी चीज़ को आपने अलाउ कर दिया कि वो अब वो चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, बहुत नॉर्मल हो गई है। जैसे कि जो नया लॉ है ये ओपन कर सकता है फ्लड गेट्स टू 100 ऑफ क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन। तो जो लोगों के, मान लो किसी कंपनी के ऊपर में का, या फिर मान लो जो वर्कर हैं उनके लिए कोई लॉ आया है, और ये जो लॉ है ये बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर सकता है कंपनसेशन के। वर्ड है हमारा डैम्पन। डैम्पन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो इसके दो मतलब हुए। डैम्पन का मतलब हो गया किसी का जैसे एक्साइटमेंट है, उसका एन्जॉयमेंट है, उसकी जो फीलिंग है, मतलब हम एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें फीलिंग्स होती हैं, तो उसको कम कर देना, उसको लेस स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको आपने डिक्रीज कर दिया। सो डैम्पन करना मीन्स टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, या फिर उसको उसकी जो इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देना। और डैम्पन का दूसरा मतलब होता है किसी को हल्का गीला कर देना, उसको आपने क्या कर दिया, टू मेक समथिंग अ लिटिल वेट। सिनोनिम्स, लेसन डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मॉडरेट, लोअर, या फिर हमने जैसे उसकी फीलिंग्स है उसको डिस्करेज कर दिया। और डैम्प का मतलब होता है गीला कर देना। जैसे आई डेंट वॉन्ट टू डैम्पन हिज एनर्जी, कि मैं उसकी एनर्जी को मैं कम नहीं करना चाहती, मैं उसके मोटिवेशन को मैं कम नहीं करना चाहती। सो आई डेंट वॉन्ट टू डैम्पन हिज स्पिरिट, हिज एक्साइटमेंट और एनीथिंग। वर्ड है हमारा प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब है वो जो चीज़ है वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। सो असुरक्षित या अनिश्चित, तो अनसर्टेन है वो चीज़ आपकी, नॉट सेफ और सर्टेन। अगर हम उसको डेंजरस किस फॉर्म में कह रहे हैं, मतलब वो चीज़ कैसी, अगर सेफ नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो उसके खराब हो जाने के, या जैसे कि कोई एक्शन है वो रिस्की है ना। जैसे इन डेंजर, खतरे में क्यों है, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्मली फिक्स्ड। कोई चीज़, मान लो कोई सामान है
तो हम कह रहे हैं ये ना सेफ नहीं है, ये प्रिकेरियस है। मतलब आपने मान लो आपने ना कोई वॉल हैंगिंग लगाई है और वो ठीक से आपको लगी नहीं है, तो वो क्या हुई है, वो सही से फिक्स नहीं हुई है, तो उसके गिरने का खतरा बरकरार है। ये मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्म में सिनोनिम मीनिंग बताया है, क्योंकि वो चीज़ गिर सकती है या किसी को चोट पहुंचा सकती है, ठीक है। सो वो चीज़ कैसी है, डेंजरस है, रिस्की है, इनसिक्योर है, पेरिलस, प्रॉब्लमेटिक, हैजार्डस, अनसर्टेन, पर्निशियस एंड अनस्टेबल। तो प्रिकेरियस का मतलब क्या है, वो चीज़ असुरक्षित है, वो चीज़ सेफ नहीं है, या वो चीज़ आपकी अनसर्टेन है। वो जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो वो उसकी खुद की चीज़ है वो अनसर्टेन है। जैसे ही क्लाइंब्ड ऑनटू अ प्रीकेरियस प्लेटफॉर्म टू गेट अ बेटर व्यू। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक जगह हो गई, अब वो उस ऐसे मतलब मान लो ना एक जगह पे वो चढ़ गया, वो प्लेस कैसा था, प्रीकेरियस था, वो प्लेस स्टेबल नहीं था, मान लो वो कभी भी नीचे गिर सकता था, लेकिन वो यहाँ पे चढ़ा क्यों, ताकि वो एक बेटर व्यू ले सके, वो उस जो वो सीन है उसको वो ढंग से देख सके। तो ही क्लाइम्ड ऑन टू अ प्रीकेरियस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है कैसा प्लेटफॉर्म, अनस्टेबल प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म कैसा हो गया, डेंजरस हो गया, रिस्की हो गया, ठीक है। सो प्रिकेरियस का मतलब जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह होते हैं, या आप कोई सट्टा लगा रहे हैं, या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करके आप रील्स देख रहे हैं, तो ये सब काम आपके लिए डेंजरस है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये अनसर्टेन है। इससे प्रॉब्लम ये है कि आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। तो लाइफ कैसी हो गई, खतरे में हो गई, रिस्की हो गई। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेरोगेटिव। इसका मतलब ये समझ लो आप ना पैसे कमा रहे हो, आपकी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद में हर एक फील्ड में आपको अलग अलग तरीके के अधिकार मिलते हैं, ठीक है। अगर सपोज आप पुलिस में हैं तो आपके कुछ अलग विशेष अधिकार हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके कुछ अलग विशेष अधिकार हैं, और तो आप अलग अलग फील्ड के अलग अलग पोजीशंस के अलग विशेष अधिकार होते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेरोगेटिव। सो विशेष अधिकार या स्पेशल राइट दैट समबडी और समथिंग हैज़, ठीक है। तो आम से आप खास बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप जो अपनी लाइफ है उसको रिस्की से बाहर निकाल देंगे। तो अधिकार हो गया, प्रिविलेज हो गया, एडवांटेज हो गया, अथॉरिटी है, पावर है, कंट्रोल है। तो पीएम जो हैं, इट इज़ पीएम्स प्रेरोगेटिव, ये पीएम का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार, टू फिक्स द डेट ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन की डेट को फिक्स करने का जो अधिकार है वो किसका है, प्रधानमंत्री जी का है। डन है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को, किसी फाइल को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो फाइल है, वो चीज़ कैसी है, वो डेंजरस है, वो चीज़ क्या है, वो हानिकारक है। सो हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, डेंजरस है, पेरिलस है, इनिमिकल है, पर्निशियस, इंजूरियस। जैसे कहते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस मतलब खतरनाक। तो ड्रिंकिंग टू मच इज़ डिलीटेरियस टू हेल्थ, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या आप कम भी ड्रिंक करते हैं तो वो चीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। सेहत कैसे बनती है, सेहत बनती है, एक तो हमारी हो गई लिटरल, मतलब सेहत का मतलब हेल्दी बॉडी। दूसरा सेहत का मतलब होता है पैसा। तो अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी जो उसकी पैसे की जो सेहत है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है, उसके लिए भी ये बहुत हानिकारक है। तीसरी चीज़ ये कैसे हानिकारक है, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। सपोज आप खुद एक फादर हैं, आप हस्बैंड हैं, वो उसके लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको एकदम दूरी बना के रखनी है, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, ये अनइनवाइटेड प्रॉब्लम को आप क्यों इनवाइट कर रहे हो। तो ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करने का है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हर चीज़ का इलाज हो, है ना। हम लोग को कुछ भी होता है, लो पैरासीटामोल खा लो, ये लो ये हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, कुछ नहीं हो रहा है आराम कर लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो पेनेशिया मतलब ऐसी कोई चीज़
जो हर एक प्रॉब्लम का इलाज हो। सो समथिंग दैट विल सॉल्व और क्योर ऑल प्रॉब्लम्स। सो एजुकेशन क्या है? ये पेनेशिया है फॉर ऑल सोशल ईवल्स। तो अगर आप, ऐसे तो पता नहीं, आजकल तो आजकल नहीं, एजुकेटेड लोग भी बड़ी गलत गलत काम कर ही देते हैं, बाकी फिर भी हमें थोड़ा जागरूक तो बना ही देती है। सो एजुकेशन इज पेनेशिया फॉर ऑल सोशल ईवल्स। तो इसके साथ में हमने अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट की। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। सो आर्टिकल क्या है? टैरिफ, टर्मोइल। टैरिफ आपको पता है, जो टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्ट के ऊपर में, और टर्मोइल का मतलब क्या था? डिस्टरबेंस, कोमोशन, क्योस। तो टैरिफ को लेके जो कोमोशन हो रहा है, जो क्योस हो रहा है, जो डिसऑर्डर हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट द कैट अमंग द पिजन्स globally when he introduced a slew of punishing tariffs on trade with Canada, Mexico and China, with even more taxes promised for other trading partners in the months ahead. सो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने क्या कर दिया? सेट द कैट अमंग द पिजन्स। उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि, या लोगों को डिस्टर्ब कर दिया ग्लोबली, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया अ नंबर ऑफ पनिशिंग टैरिफ्स, कि अगर हम आपसे गुस्सा हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको पनिश करने के लिए आपके ऊपर में हम क्या लगा देंगे? टैरिफ्स लगा देंगे, हम एक्स्ट्रा चार्जेस आपके ऊपर लगा देंगे। ट्रेड विद कौन कौन सी कंट्री? कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, और इवन मोर टैक्सेस के लिए उन्होंने बोला है बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स आने वाले महीनों में। मार्केट्स इन जापान, साउथ कोरिया एंड अक्रॉस एशिया were roiled as fears peaked of the fallout on supply chains for North America, particularly in sectors such as automobiles. अब जो मार्केट्स हैं, मार्केट कहाँ की? जापान की, साउथ कोरिया की, या हम ऑल ओवर एशिया की देखें तो ये जो मार्केट्स है, ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये तो आपकी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था यहाँ तक। सो मार्केट्स जो हैं वो कैसी हैं? डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो डर है, पीक्ड होना मतलब इंक्रीज हो गया है, फॉल आउट का मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का, प्रभाव, गलत प्रभाव का। सो मार्केट कैसी है? डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि जो डर है वो इंक्रीज हो गया है। किस चीज़ का? कि जो ये जो टैरिफ्स लगा रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन सप्लाई चेन फॉर नॉर्थ अमेरिका। तो जापान, साउथ कोरिया और एशिया की जो मार्केट्स हैं, मान लो वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा सप्लाई करती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर में भी इस चीज़ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेके जो ये कंट्रीज़ हैं, ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। खास करके कौन से सेक्टर में? पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली इन सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, विच have enjoyed the strong presence of foreign investment for decades. ये विच किसके लिए आया है? ऑटोमोबाइल्स के लिए आया है, ठीक है। ये इसको रिलेट कर रहा है, ये प्लूरल है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है? जो कि प्लूरल है। हैज़, हैड के बाद V3 आता है, सो इंजॉयड आ गया। सो ऑटोमोबाइल्स हैव इंजॉयड द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डिकेड्स। सो 10 सालों से यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? एक बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओवर द वीकेंड मिस्टर ट्रंप ने साइन किए 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जिसमें उन्होंने स्लैप्ड कैनेडियन एंड मैक्सिकन गुड्स विद अ टैरिफ ऑफ 25%। तो ओवर द वीकेंड मिस्टर ट्रंप ने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिसमें उन्होंने कनाडा और कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स के ऊपर में उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया। सिर्फ कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स को ही उन्होंने स्पेयर किया है। उसको स्पेयर करना मतलब किसी को माफ़ कर देना, उसको छोड़ देना। a 10% टैक्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो कैनेडियन की जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है, उनके ऊपर बोला है कि नहीं, इसके ऊपर हम 25% का नहीं 10% का ही टैक्स अप्लाई करते हैं।
व्हाइट हाउस फर्दर अनाउंस, फर्दर मीन्स और आगे उन्होंने क्या अनाउंस किया, इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब इन अकॉर्डेंस विद, और किसी चीज के उसी के साथ में, अकॉर्डिंग टू, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, सो इन लाइन विद मतलब उस चीज के अनुसार, किस चीज के अनुसार, The promises Mr. Trump made on his campaign trail are 10% tax on goods from China, ठीक है। और व्हाइट हाउस ने आगे क्या अनाउंस किया, किस चीज़ के अनुसार, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे अपनी, जब उन्होंने कैंपेन्स वगैरह की थी तो उसी में उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो 10% का टैक्स लगाएंगे जो चाइना के सामान हैं, और ये भी चीज़ उन्होंने अनाउंस कर दी। इसी को बीजिंग ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, गुस्से में। रिस्पॉन्ड हाउ, गुस्सा, रिस्पॉन्ड, बीजिंग रिस्पॉन्डेड, वर्ब हो गया, वर्ब को बता रहे कैसे रिस्पॉन्ड किया है, कैसे जवाब दिया है, गुस्से से जवाब दिया है, तो एंग्रीली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो गुस्से से जवाब देते हुए उन्होंने क्या बोला है, इट वुड फाइन अ लॉसूट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द यूएस फॉर रॉन्गफुल प्रैक्टिस। तो जो बीजिंग है, जो चाइना है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको गुस्से से जवाब देते हुए बोला है कि वो जो है, चाइना जो है, एक लॉ शूट फाइल करेगा, केस फाइल करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएस के खिलाफ, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है। और आगे उन्होंने क्या किया, दैट इट वुड टेक नेसेसरी काउंटर मेजर्स, तो जो भी जरूरी काउंटर मेजर्स, काउंटर मेजर, काउंटर करना मतलब कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, तो काउंटर मेजर्स क्या होता है, अपनी बचाव में। तो बीजिंग ने आगे क्या बोला कि भाई अब हमें ज़रूरत, जो भी हमारे लिए नेसेसरी काउंटर मेजर्स होंगे हम वो भी लेंगे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएस के खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे। वाइल ओटावा और मैक्सिको सिटी ने भी वार्न किया है कि वो क्या करेंगे, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे, वुड बी कमिंग सून। तो उन्होंने क्या बोला है, रिटेलिएटरी, अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं तो हम भी बदले में आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, ठीक है। अब मिस्टर ट्रम्प की जो सब्सिक्वेंट, जो लगातार कॉल हो रही है मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेइनबॉर्न के साथ में, इससे क्या हुआ है, 1 मंथ का पॉज लग गया है बिफोर द टैरिफ्स किक्ड इन। किक्ड इन का मतलब, किक इन का मतलब होता है किसी काम को बिगिन करना, उसको स्टार्ट करना। तो जो मिस्टर ट्रम्प की जो लगातार जो उन्होंने कॉल हुई हैं कि जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में, तो इससे जो है वो मैक्सिको को राहत मिली है कि 1 महीने का उनको अभी ब्रेक मिला है कि 1 महीने तक उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। इन द व्हाइट हाउस अपीयर टू स्ट्राइक अ कॉन्सिलिएटरी नोट, कॉन्सिलिएटरी मतलब समझौताकारी। तो क्या कर रहे हैं वो, मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो बात कर रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से, जस्टिन ट्रूडो से, ठीक है। मीनवाइल इसी दौरान मिस्टर ट्रम्प ने सजेस्ट किया था कि जो ये आपकी जो यूरोपियन यूनियन है वो अगले ही थे उनकी फायरिंग लाइन में, इवन दो द यूके अपीयर टू विन अ मॉडिकम ऑफ रिप्राइव फॉर इशूज विद वॉशिंगटन। तो मतलब अब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, पहले आप टैरिफ्स की धमकी दे रहे हो, फिर आप कॉन्सिलिएटरी कर रहे हो कि नहीं 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 हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में मिस्टर ट्रम्प ने ये भी सजेस्ट किया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अगले थे उनकी टैरिफ्स लगाने को लेके, या जो भी वो उनके खिलाफ एक्शंस लेना चाहते थे। इवन दो हालांकि जो यूके है ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत कम, मॉडिकम मीन्स कुछ उसको राहत मिली है जो उनके वॉशिंगटन के साथ में इश्यूज थे। वाइल जबकि जो टैरिफ्स लगाए जाते थे वो ट्रेडिशनली कैसे लगाए जाते थे, स्पेयरिंगली मीन्स बहुत सोच समझकर और बहुत कम मात्रा में, और मोस्टली ज़्यादातर उन केसेस में लगाए जाते थे जब आपका ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, और उसमें हम क्या करना चाहती थी कंट्रीज़, वो एक आर्टिफिशियल प्राइस वेरियर क्रिएट कर देना चाहती थी, इम्पोज्ड बाय वन कंट्री दैट इम्पैक्ट्स ए ट्रेडिंग पार्टनर। तो मतलब इसलिए लगाया ताकि अगर
जो उसका ट्रेडिंग पार्टनर है वो वहाँ से थोड़ा सामान कम आए और जो होम इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ का सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो इसीलिए जो जनरली जो टैरिफ लगता था वो बहुत सोच समझ के लगता था। The official reasoning supplied by the Trump White House for its tariff plan was that it would serve to address the national emergency resulting from the extraordinary threat posed by illegal aliens and drugs, including deadly fentanyl। ठीक है, अब जो ऑफिशियल रीजनिंग आ रहा है, जो तर्क आ रहा है आपके ट्रम्प के वाइट हाउस से, जो वो टैरिफ प्लान लगा रहे हैं, वो ये है कि जो ये टैरिफ प्लान है, जो ये आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये कैसे सर्व करेगा। जो देश में जो नेशनल इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी कैसे हो गई है कि बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है इलीगल एलियंस का मतलब जो बाहरी लोग हैं जो अमेरिका में आ रहे हैं, वो अमेरिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ उसको रोकेगा। और किसको रोकेगा? और रोकेगा ड्रग्स को जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं। ड्रग्स मीन्स आपकी मेडिसिन हो गई या लीगल वर्ड ड्रग ही हो गया, मतलब लिटरल वर्ड ड्रग हो गया। डेडली मतलब जानलेवा, और फेंटेनिल का मतलब भी ये ड्रग ही होता है। ठीक है, ऑन वन हैंड एक तरफ तो ये जो चीज़ है ये क्या कर देती है, दिस ओपन्स द फ्लड गेट टू अदर नेशंस। अब जो ये टैरिफ लगाना जो है ये ऑप्शंस ओपन कर रही है बाकी नेशंस के लिए भी, कि किस चीज़ का नेशन, कि वो रिटेलिएटिंग टू यूएस टैरिफ्स एंड डैम्पनिंग, दिस हाँ ठीक है, retaliating to US tariffs and dampening world trade at a time when global economic growth prospects are precarious। तो ये एक तरफ में क्या कर रही है, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर रही है बाकी नेशंस के लिए भी, कि वो भी जो यूएस कर रहा है उससे बदला लेने से के लिए वो भी बहुत सारे टैरिफ्स लगा सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, कमज़ोर करेगी जो वर्ल्ड की ट्रेड है, और वो भी उस समय पर जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वो अनस्टेबल है, अनसर्टेन है। ये जो मूव है ये और क्या चीज़ को सिग्नल देता है कि यस इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर नेशंस टू वेपनाइज टैरिफ्स एज अ काउंटर मेजर्स अगेंस्ट अनरिलेटेड इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स। तो ये जो मूव है कि आप अगर आपको किसी कंट्री पे गुस्सा आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट फिजिकली आप नहीं दिखाना चाहते कि हम देखो हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स का वैल्यू करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं, बट आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर टैरिफ लगा सकते हो। तो टैरिफ लगाना अब एक हथियार की तरह ये एक ऑप्शन दे दिया है इन्होंने। ये क्या एक सिग्नल दे रहा है कि ये स्वीकार करने के योग्य है नेशंस के लिए कि वो वेपनाइज करें टैरिफ्स को, अब हथियार की तरह इस्तेमाल करें टैरिफ्स लगाना अपने काउंटर मेजर्स में, जिस भी कंट्री के साथ में उनका डिस्प्यूट चल रहा है। फ्यू का मतलब यहाँ पे ना के बराबर ही ये बात को डिनाई कर पाएंगे कि जो मिस्टर ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द प्रेरोगेटिव मतलब द प्रेरोगेटिव दैट इट एंजॉयज टू क्रैक डाउन on the US ridiculous open border, but most would have imagined that this process would entail intensified law enforcement activity rather than internecine tariffs। अब बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को डिनाई कर पाएंगे कि जो मिस्टर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन द प्रेरोगेटिव मीन्स द राइट जो वो इंजॉय करते हैं, क्रैकडाउन करना मीन्स किसी को पनिश करने के लिए, क्योंकि यूएस का ओपन बॉर्डर मतलब यूएस में बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो ये उनको एक अधिकार दे देता है लोगों को पनिश करने का। और बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात से डिनाई करेंगे कि नहीं अधिकार नहीं देता है, तो अधिकार देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी इमेजिन कर ली थी कि ये जो प्रोसेस है वुड इंटेल करना मीन्स रिक्वायर, इन्वॉल्व। इसमें क्या होना चाहिए था, इंटेंसिफाइड लॉ आप यूज़ कर सकते थे रेदर देन, इसकी बजाय इंटरनेशनल टैरिफ्स, जो आप ये बहुत खतरनाक जो टैरिफ्स लगा रहे हैं, इसकी बजाय आप लॉ इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल कर सकते थे।
जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं विल ऑलमोस्ट सर्टेनली हैव अ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द प्राइस दैट अमेरिकन कंज्यूमर्स पे फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये जो टैरिफ्स लगा रहे हैं ये डेफिनेटली इनका एक बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर, अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर, जो वो प्राइस पे करते हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब जो प्रोडक्ट उनकी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर में टैरिफ लग गई तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर ही पड़ेगा। बिसाइड्स अ ब्रॉडर inflationary impact through higher input price across industries। अब ऐसा क्यों, हायर इनपुट प्राइस क्या हो जाता है, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं अगर वो बाहर से आ रहे हैं, इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, भले ही वो बन अमेरिका में रहा है लेकिन उसके बाकी प्रोडक्ट्स तो बाहर से हैं, तो अब वो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो इससे और महंगाई बढ़ेगी एंड परहैप्स मीन शायद इट विल टेक अ फुल 4 years of economic pain in the US before the realization dawn that tariffs are hardly a panacea to curb immigration and drug inflow। शायद ये पूरे 4 साल ले लेगा ये इकोनॉमिक दर्द में यूएस इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि जो टैरिफ्स हैं वो शायद ही कोई एक सॉल्यूशन है इमिग्रेशन और ड्रग के इनफ्लो को रोकने के लिए। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। बहुत सारी वोकैबलरी हमने की थी, तो आप लोग वोकैब को रिवाइज जरूर कर लेना और आर्टिकल को एक बार सेल्फ रीड कर लेना। सेल्फ रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। सो अगर वीडियोस पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।